Hello and welcome to all of you. So, in today's class, we are going to discuss about the geography, how to prepare the geography for the examination. Geography यानी भूगोल को लेकर के आपका क्या अप्रोच होना चाहिए for the prelims as well as the mains. What is the course plan or what are the topics that we have to cover. ओवरऑल क्या क्या हमको पढ़ना होगा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं. एज यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस. ओवरऑल कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कैसे हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं. ठीक है. सो होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस क्लास. नाउ जैसा कि मैंने बताया अभी, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज. सबसे पहले जब भी ज्योग्राफी की बात आपके मन में आएगी तो विदाउट ज्योग्राफी you cannot proceed with many other subjects. जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं, if you are going with the history, ancient history किताब जब उठाएंगे आप, so what you found the first chapter is about the geography. पहला चैप्टर ही ज्योग्राफी के बारे में होगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिल्ड्स द हिस्ट्री. भूगोल इतिहास बनाता है, इसीलिए जियोपॉलिटिक्स शब्द भी चलता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे. पूरे सिलेबस को वी आर अरेंज द होल सब्जेक्ट इन द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस. 3 प्रमुख सेक्शन हमारे जो आपको दिख रहे हैं. नंबर 1 द जनरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल भी कह देते हैं विद्यार्थी. सो in this section we are going to cover all the topics. I am going to discuss the topics. Then second one is the implication of this particular section on Indian geography. तो जो कुछ भी यहाँ पर है वही इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में. एंड द थर्ड वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग द कॉन्टिनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे. सो पूरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो इन 3 सेक्शंस में कवर होगा. नाउ यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट दिख रहा है, दैट ज्योग्राफी कनेक्ट्स अर्थ, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ह्यूमंस. सो यस, इट्स ट्रू. अगर ज्योग्राफी पर बहुत अच्छी कमांड आपकी हो जाती है, सो यू कैन वेरी वेल इन द एनवायरनमेंट एज वेल. ज्योग्राफी जो है एनवायरनमेंट को पढ़ने के अंदर बहुत सहायता करता है. द इकोलॉजी, द बायोस्फीयर, द बायोम, ये सब ज्योग्राफी के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. ऐसे ही इकोनॉमी का जो पूरा एक सेक्शन है जिसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी. अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर की समझ है, आपको मिनरल्स की समझ है, ट्रांसपोर्ट्स की समझ है, तो ऑब्वियसली बात है इस सब का जो इम्प्लीकेशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो इकोनॉमी के अंदर हो रहा है. तो इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा आपका समझने में कौन हेल्प करता है? ज्योग्राफी. और अल्टीमेटली ह्यूमंस, क्योंकि ज्योग्राफी डिसाइड करती है कल्चर, ज्योग्राफी डिसाइड करती है ट्रेडिशन, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारा पहनावा, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारे कद काठी. तो भाई अगर आपको भूगोल की अच्छी समझ है तो आपको इन सब विषयों पर भी कनेक्ट होता जाएगा. और इसीलिए जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, सिविल्स की बात करते हैं, सो इंपॉर्टेंट वहां पर क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच. वी हैव टू गोइंग विद द इंटीग्रेटेड अप्रोच. समग्र दृष्टिकोण, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेक्शन वन बाय वन. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज जनरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी. ऑब्वियसली बात है, दिस इज द बेस ऑफ द होल ज्योग्राफी. तो इसमें ओवरऑल हमको 7 यूनिट्स पढ़नी है. देयर आर टोटल 7 यूनिट्स. नंबर 1, फर्स्ट वन इज द जनरल ज्योग्राफी. नाउ एक एक को हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज भूगोल के बारे में क्या क्या होगा उसमें टॉपिक से मैं बताऊंगा अभी. दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है जियोमॉर्फोलॉजी. आप लोगों ने मॉर्फ वर्ड एक सुना होगा, मॉर्फोटोज भी सुना होगा. तो जियो मीन्स जो हमारा अर्थ है वो कैसे मॉर्फ होता है, क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर. देन क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट, इसी को कई बार बहुत सारी बुक्स में इन्हीं का डिस्क्रिप्शन इसी के लिए आपको एटमॉस्फेयर लिखा मिल जाता है. जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपको लिथोस्फेयर, यस वो ठीक है, वो इसी का ही भाग है. बट जब हम उसको एज ए टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर लॉजी या ग्राफी वर्ड आ जाता है. मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता हूँ, जहां भी किसी भी टर्म के एंड में लिखा हुआ हो लॉजी
या ग्राफी, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टडी की बात कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइकवाइज। ओके, तो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट्स और उससे जुड़े टॉपिक्स की बात की जाएगी। देन ओशनोग्राफी, जो हमारा चौथा स्फेयर है इस धरती के ऊपर, जिसको हाइड्रोस्फेयर भी कह दिया जाता है, तो उसमें ओशियन और बाकी वाटर बॉडीज, उनके फीचर्स, उस सब की बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोजियोग्राफी, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो जहां पर ये सब चीजें हैं, ये चारों सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, प्लस में जहां पर लाइफ आ जाएगी, वो लाइफ कोई भी हो सकती है। इट कैन बी प्लांटिया किंगडम, इट कैन बी एनिमेलिया किंगडम। वो किसी एनिमल की बात कर सकते हैं, पशु की बात कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। सो दैट इज बायोजियोग्राफी। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इकोनॉमी का बहुत सारा पोर्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ट्रेड हो, कम्युनिकेशन हो, कॉमर्स हो, वो सब ज्योग्राफी के बेस पर डिसाइड होता है। तो उसके बेसिक्स हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। एंड द लास्ट सेक्शन इन दिस यूनिट इज सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। तो उसके अंदर ह्यूमन ट्राइब्स अलग अलग जो रहती हैं, पॉपुलेशन की बात की जाएगी, शहर कैसे बस रहे हैं, शहरीकरण की बात, माइग्रेशन, ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनके कल्चर से जुड़े हुए हैं, उसकी बात की जाएगी। तो ये हमारा पहला जो यूनिट है जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम सातों कवर करने वाले हैं। नाउ अब इन सिलेबस, इन जो टॉपिक्स हैं, इनको तोड़ करके समझना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ कि जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा देखा होगा आप लोगों ने, तो उसके दाएं बाएं यहाँ पर दो फ्लैप उसके आंखों पे लगे होते हैं। वो फ्लैप बेसिकली क्या होते हैं? वो फ्लैप होते हैं, पहला सिलेबस, और दूसरा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो डायरेक्शन बताते हैं, घोड़े को फ्लैप क्यों लगाते हैं, सीधा रास्ते पर चलता रहे। यहाँ पर हमारा सिलेबस, जितना हमने अपने सिलेबस को समझ लिया, जितना हम फेमिलियर हो गए उसके साथ, उतना इजी हो जाएगा उस सब्जेक्ट को ग्रास्प करना, उसके सवाल हल करना। और फिर हम PYQ लगाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सिलेबस तैयार हो गया, आपने उस सब्जेक्ट पे कमांड कर ली, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इसको तोड़ करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसको बहुत ध्यान से आपने एक एक, ये सब हैंडआउट्स आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं बहुत बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी हम टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, तो पहले जनरल ज्योग्राफी, जहां पर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस पर ज्योग्राफी खड़ी होती है, उसकी बात करेंगे। जैसे यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, उसके अंदर एक स्टार है सूरज, उसके चारों तरफ घूमने वाले जो अलग अलग बॉडीज हैं, उसमें से एक बॉडी है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो पहले हमारे चारों तरफ क्या है तो पता होना चाहिए। कैसे फॉर्म हुआ यूनिवर्स 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो? कैसे स्टार्स बने, स्टार्स का होता क्या है, मरने के बाद ब्लैक होल, ETC, इन टर्म्स को हम यूनिवर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी ओरिजिन वगैरह। देन सोलार सिस्टम, सबसे जो हमारा, जो स्टार हमको जिंदा रखता है, वो कौन है? वो सन है। तो और कौन कौन है हमारे अड़ोस पड़ोस में, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स हो गए। देन फिर हम आएंगे अर्थ पर। तो हम अपने बाहर से अपने अंदर की तरफ आ रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या है उसकी बात करके फिर हम अर्थ के ऊपर आए। फिर सबसे जो नियरेस्ट बॉडी है अर्थ पर, यूनिवर्स में, अर्थ के पास, वो कौन है? वो मून है, एकदम बगल में है हमारे। और बगल में मतलब ज्यादा नहीं, केवल 4.25 लाख किलोमीटर। यूनिवर्स के अंदर लाख किलोमीटर की दूरी कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे जो पड़ोस में है वो मून है, कि इतना बड़ा हमको दिखता है। एक्चुअली मून का साइज बहुत छोटा है, उससे बड़ी बड़ी बॉडीज है। जो स्टार्स हमको दिखती है मून से कई हजार गुना बड़े होते हैं, पर हमको छोटे से, क्योंकि बहुत दूर है हमसे। हमारे पास कौन है? मून है। तो हम उसकी बात करेंगे, एकमात्र उपग्रह नेचुरल जो हमारा है, सैटेलाइट है। देन फिर हम अर्थ के ऊपर, हम लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो वी फाउंड सम लाइंस ऑन द ग्लोब, उसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो वो क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बात की जाएगी। उसी में फिर हम और आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आएगा अर्थ के मोशंस। हमारी अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, यानी कि अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, पैरेलली वो क्या कर रही है, सन का भी चक्कर लगा रही है। तो जो रोटेशन और रिवोल्यूशन के मोशन हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, उससे क्या इंपैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वी हैव टू गो ऑन विद ऑल दीज थिंग्स।
देन इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, क्यों झुकी हुई है पृथ्वी, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। ये वो टॉपिक्स हैं जिसके सवाल आपने खूब देखे होंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। एंड देन एट लास्ट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। धरती जैसी है क्या हमेशा से ऐसी रही है? नहीं, बहुत बहुत सारे बदलाव देखे इस धरती ने, ठीक है। तो इस टॉपिक से हमारे सफर की शुरुआत हो गई। बहुत शानदार अपने आप में एक जर्नी है कि इमेजिन करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी और आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन आपको मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि ये धरती घूम रही है इस टाइम पर। हम जिस धरती पर हैं स्टिल एट दिस टाइम ये क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है पैरेलली। ये साथ में क्या कर रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है। हम नहीं फील कर पा रहे इस बात को, इसको पढ़ेंगे मजा आएगा, ठीक है। चलिए देन सेकंड जो हमारा इसमें सेक्शन है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, या सेकंड यूनिट कहना चाहिए। सेक्शन 3 हो गए, उसके अंदर फिर यूनिट्स हैं। तो दूसरी जो यूनिट है हमारी दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। अब थोड़ा सा इस वर्ड को समझ लेते हैं कि भाई क्या है ये जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जियो, ऑब्वियसली बात है कि ज्योग्राफी का ही शॉर्ट फॉर्म है जियो, ठीक है। जियो मतलब क्या हो गया, तो हमारी जो अर्थ हो गया उसके लिए हम जियो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के अगर हम शब्द की मतलब की ही बात करें तो एज यू ऑल नो जियो मीन्स क्या हो गया, अर्थ, और उसकी स्टडी, उसको पढ़ना इज नॉन एज द ग्राफी। सो व्हाट इज ज्योग्राफी, द अर्थ ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थ, वो ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जियो है यानी कि जो हमारी अर्थ है उसमें जो चीजें मॉर्फ हो रही हैं, मॉर्फ हो रही हैं यानी कि ये जो धरती है हमारी, इस धरती पर पर्वत भी है, पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स, वी फाउंड ओशियंस, वी फाउंड डेजर्ट, वी फाउंड द प्लेन्स, वी फाउंड फॉरेस्ट, यस, वी फाउंड अप एंड डाउन्स। कहीं पर धरती नीचे धसी हुई है, कहीं पर ऊपर उठी हुई है। सो हाउ दीज अप एंड डाउन्स फॉर्म्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज अप एंड डाउन्स, इसकी स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओके। सो क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम, और दिस जियोमॉर्फोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहां से हमारा बेस बनना शुरू होता है आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल, गुड। सो नाउ जियोमॉर्फोलॉजी, जो पहला इसमें हमारा चैप्टर होगा दैट इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम सबको पता है कि भाई हम जो धरती है, जो ग्लोब है, हम इसके आउटर सरफेस पर रहते हैं, इसकी बाहरी सतह पर रहते हैं। तो उसके अंदर क्या है, 40,000 किलोमीटर के डायमीटर वाला जो ये अर्थ है, इसके अंदर क्या है। हम लोग मिट्टी खोदना शुरू करते हैं ना, अलग अलग हमको तरह की चीजें मिलनी शुरू होती हैं। जैसे जैसे हम डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो फिर नीचे अलग तरह की मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, चूना पत्थर आते हैं, बहुत अंदर जाके वाटर आता है, और ये सब शुरुआती कुछ 100 मीटर में आ जाता है, जबकि धरती तो कई 100 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर तक उसका सेंटर जा करके। तो क्या है उसके अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो उसमें उसके क्रस्ट की, कोर की, मेंटल की, ये सब स्टडी करने वाले हैं, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। देन नेक्स्ट वी फाउंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है। जो ओवरऑल अर्थ है इसके ऊपर दो ही तो चीजें हैं, या तो लैंड है जिसको हमने कॉन्टिनेंट नाम दिया, या क्या है, ओशियन है। 5 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियन है और 7 कॉन्टिनेंट है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। देन माउंटेन्स कैसे बने, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशियन है, उसके नीचे हमको टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, उनका कॉलिजन होता है, कॉलिजन कैसा होता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, वी हैव टू गो थ्रू दैट। देन द वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है। अर्थक्वेक, अब यहां से क्या शुरू हो गया, अलग अलग वो चीजें जो एक्चुअल में अर्थ को या जियो को मॉर्फ कर रही हैं, ओके। सो वॉल्केनो, देन अर्थक्वेक, देन वेदरिंग, एक प्रोसेस होता है वेदरिंग, एक प्रोसेस होता है इरोजन। दोनों ही प्रोसेस में वेस्ट बनता है, इसको हम सेडिमेंट कहते हैं, उस सेडिमेंट का होता है डिपोजिशन, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं।
आपने कोई पर्वत, कोई पहाड़ देखा एंड व्हाट यू फाउंड कि ये माउंटेन एक परफेक्ट शेप में कटा हुआ है, किसने काटा उसको भाई? उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा इरोजनल फैक्टर है, विंड ने काटा, पानी ने काटा, ग्लेशियर ने काटा, तो उसको हम यहाँ रीड करेंगे। देन प्लेन्स, अब ये अलग अलग फीचर्स हैं धरती पे पाए जा रहे हैं, तो माउंटेन से लेकर के प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स यहाँ पहले ही आ गया है, वो इकट्ठे टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेटोलॉजी। एज आई टोल्ड कि जो क्लाइमेट है हमारे चारों तरफ, जो मौसम है, तो क्या डिफरेंस है क्लाइमेट में, क्लाइमेट, वेदर, सीजन, इम्पैक्ट, है ना, उसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं? सो फर्स्ट वी आर गोइंग विद द एटमॉस्फेयर। ओवरऑल क्लाइमेटोलॉजी का बेस क्या है? वो एटमॉस्फेयर है, द कवर ऑफ गैसेस दैट वी फाउंड सराउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ जो गैसों का कवर है, ठीक है। देन वन बाय वन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, क्लाउड्स, रेनफॉल, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, देन व्हाट इज क्लाइमेट एक्चुअली, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्लाइमेट क्या हो पहले ये पता होगा, फिर उसमें बदलाव क्या आ रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं किसमें? क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट ओशनोग्राफी। एज आई टोल्ड कि जो हमारा धरती है, अर्थ है, तो दो तरह के इंपॉर्टेंट हमने उसको फीचर्स देखे हमने, वन इज कॉन्टिनेंट और वी कैन से लैंड, एंड सेकंड इज द ओशियंस। आप लोगों ने सुना होगा कि जितना फॉरेस्ट लैंड के ऊपर है, जितनी पॉपुलेशन, अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, जितनी पॉपुलेशन लैंड पर है उससे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमको कहां मिलेगी? ओशियंस में। धरती का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन कवर करता है? ओशियंस कवर कर रही है। तो क्या है बॉटम ऑफ द ओशियन के अंदर? आप किसी बड़े ओशियन में एंटर कर जाएं, आप चलते रहिए, कई कई दिन तक खत्म ही नहीं होता, आप बड़े जहाज से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो क्या है ये ओशियंस के अंदर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स है? एक, ओशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वाटर शिफ्ट होता है, अरबियन सी या इंडियन ओशन का वाटर कैसे पहुंच जाता है अटलांटिक में, क्या अटलांटिक का वाटर पैसिफिक में जाता है? यस, कैसे, ठीक है। देन टेम्परेचर ओशियन वाटर का, पहले हमने वाटर की बात की, उसके टेम्परेचर की बात की, फिर हम उसके सैलिनिटी की बात करेंगे, फिर हम ओशियन करंट्स की बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पानी जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ओशन करंट के थ्रू हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, मैं क्लास में कहता भी हूँ, इस धरती पर पानी का ना तो एक बूंद एक्स्ट्रा बनती है, ना एक भी बूंद कम होती है। सो व्हाट हैपेंस? वाटर चेंज इट्स फॉर्म, रूप बदलता रहता है वो। जो आज हमारे सामने पानी, मेरे सामने यहाँ ग्लास में जो पानी रखा हुआ है, हो सकता है कि गर्म करने पर, हीट मिलने पर ये इवेपोरेट हो जाए, भाप बन जाए, और कल को फिर यही भाप बादल भर करके कहीं पर बर्फ के रूप में गिर सकता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड से गैस बना, गैस से सॉलिड बना, कल को फिर से वो मेल्ट होकर के किसी नदी में, किसी झील में, किसी नाले से होते हुए समंदर में पहुंचेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, फिर वो पानी बन के बरस जाएगा। तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है ओशियन के अंदर, इसको ट्रांसफर करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जरिया जो है दैट इज ओशियन करंट। देन वी फाउंड द टाइड्स, ओशियन रिलीफ। सो जो जियोमॉर्फ हमने पिछले टॉपिक में लैंड पर पढ़ा था, सेम वहां पर ओशियन के अंदर भी फिजिकल फीचर्स कैसे कैसे हैं, ओशियन के अंदर भी माउंटेन्स हैं, वहां पर भी प्लेट्यूज है, वहां पर भी खाइयां हैं। सो ऑल दीज थिंग्स is covered under the chapter ocean relief. Then ocean deposits, as you all know that the large portion of the oil and various minerals are found out in the oceans. One of the biggest refinery and oil reserve of India is Mumbai High, that is in Arabian Sea.
ओशियंस बहुत बड़े डिपॉजिट्स को अपने साथ रखती हैं, so we have to go with that. Then coral reefs, one of the most important feature of the ocean, coral reefs. Next is ocean resources, what services or products or resources we gain from the ocean, we found from the ocean. So this we covered under the ocean resources. उसमें मिनरल्स भी आएंगे, उसमें गैस भी आएंगे, उसमें अलग अलग तरह के सी एनिमल्स भी आएंगे, सी प्लांट्स भी आएंगे, है ना, इकोलॉजिकल सर्विसेज भी उसके अंतर्गत आएंगी. एंड द लास्ट वन इज ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम. As I told that the water continuously move in the ocean from surface to the bottom, सतह से नीचे तक जाता है वो, और फिर वही पानी सतह से नीचे तक गया और फिर तली से सतह पर भी आता रहता है. जो पानी कभी ईस्टर्न कोस्ट पर है ओशियन के, वो वेस्टर्न कोस्ट पर भी पहुंचता है. जो पानी इंडियन ओशियन में है वो अटलांटिक में ही पहुंचता है. तो कैसे ये होता है सर्कुलेशन, वी हैव टू गो ऑन विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ अगला है बायोजियोग्राफी. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, सारे इंटरेस्टिंग है एज आई टोल्ड. क्यों? तो भैया आप लोगों ने सुना होगा दैट देयर आर few spheres that we found on the earth. What are these? अभी जो डिस्कस हुआ है ना. So we found the air, we found the water, we found the land. And when all these three things commonly found, जहां पर ये तीनों चीजें इकट्ठे होती हैं, वहां पर किसका ओरिजिन होता है? वहां पर ओरिजिन होता है लाइफ का, जीवन का. ये जो लाइफ है, जब ज्योग्राफी और ये लाइफ दोनों मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी. तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमको? फर्स्ट द सॉइल, मिट्टी. उसमें पूरा अपने आप में एक टॉपिक होगा, सॉइल फॉर्म कैसे होती है, किस किस टाइप की होती है, सॉइल का इरोजन कैसे होता है, सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है, कहीं पर भी किस तरह की क्रॉप्स होंगी, फसलें होंगी, फल होंगे. दिस इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. ये इंपॉर्टेंस है सॉइल की. कहीं पर एक तरह का क्लाइमेट और सॉइल है, हमको वहां पर कॉफी मिलेगी, वहां पर काजू मिलेगा, वहां पर सेब मिलेगा. हिमाचल के सेब क्यों फेमस है दुनिया भर में? उस तरह का क्लाइमेट और सॉइल है. केसर क्यों, वाई ओनली सैफरन फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि वहां पर वो सॉइल है जो केसर के लिए चाहिए. ओके. वाई महाराष्ट्र इज नॉन एज वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन, कपास की खेती. क्यों? वहां पर वो ब्लैक सॉइल है जो कपास की खेती के लिए चाहिए. ओके. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल. इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर. नाउ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. ओके. हम पढ़ते पढ़ते चीजों को कनेक्ट करते रहेंगे और बहुत मजा आएगा सच में. ओके. देन नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन. दुनिया भर में तरह तरह के फॉरेस्ट हैं. एक एक टाइप के फॉरेस्ट के अंदर हजारों तरह के पेड़ हैं, इन द नंबर्स ऑफ क्रोर्स. तो जो अलग अलग वेजिटेशन की टाइप है, उसके पीछे फैक्टर कौन कौन से हैं, उसका वहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट क्या है, और उसको कौन कौन से खतरे हैं. तो यहाँ पर वेजिटेशन के अलग अलग टाइप्स हो गए. फिर फॉरेस्ट, बहुत सारे तरह के फॉरेस्ट हैं, उसी का एक पार्ट ग्रासलैंड भी हो गया है. ठीक है. इस सबको हम लोग पढ़ेंगे. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट. तो क्या है इनके फीचर्स? ओके. एंड देन नेचुरल इकोसिस्टम. दो इकोसिस्टम इज कवर्ड अंडर द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. Even in the 12th class chapter biology, you found a proper chapter on the ecosystem. So this ecosystem is connected with biogeography. ठीक है. ये आप बायोलॉजी के अंदर भी देखेंगे, ये आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी देखेंगे. देन the next is economic geography. As you can see here the word economic, obviously वो चीजें जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज्योग्राफी उनको डिसाइड करती है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी. व्हाट वी हैव टू कवर अंडर दिस? सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हालांकि अगले टॉपिक में भी आएगा क्या. सो दिस इज द एग्रीकल्चर.
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स अलग अलग तरह के मोड जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, इट कैन बी टेलीफोन, इट कैन बी इंटरनेट, इट कैन बी एनी अदर सोर्स, ओके। देन ट्रांसपोर्ट, देन इंडस्ट्रीज, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब चीजें आपस में बहुत ही मजबूत तरीके से जुड़ी हुई हैं। कहीं पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वो एग्रीकल्चर किस तरह का होगा, उसका बेनिफिट किसानों को तब होगा जब उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। एक कोई बिहार में किसान है, वो बहुत अच्छी लीची उगा रहा है, अगर वो अच्छी लीची उगा रहा है, जब तक वो लीची मार्केट में नहीं पहुंचेगी, हिज होल लेबर इज टोटली यूजलेस। वो ठीक तरीके से मार्केट में पहुंचे, उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, रोड्स होनी चाहिए जो गांव के या जो खेत से सामान को पहुंचा सके, कहां पर, मार्केट में। फिर मार्केट में रेगुलेशन होना चाहिए, मार्केट दैट मीन्स मंडी। फिर हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा जो इनको क्या कर सके, इनको सप्लाई कर सके। हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। टमाटर की बात की जा रही है, हमारा आलू और प्याज सरवाइव कर सकता है बट नॉट द टोमेटो। So what we need the cold storage to store the tomato. We need the uh, trucks with the refrigerator. ऐसे सप्लाई ट्रक्स हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर होता है, तो ड्यूरिंग द सप्लाई भी वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर वैसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एप्पल उगाया, एप्पल बिका, जो बाकी रह गए एप्पल उसको क्या करेंगे, हम जैम बना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जहां पर एप्पल की खेती हो रही है वहीं पर हमने उस इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया, तो वो एप्पल मार्केट में भी जा रहा है। रेस्ट ऑफ द एप्पल जो बच गया, जो मार्केट में नहीं पहुंच पाया, उससे हमने क्या बना दिया, हमने एप्पल जैम बना दिया, हमने अदर प्रोडक्ट्स बना दिए उससे, ठीक है। तो ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। और अल्टीमेटली कल को जब आप अपनी सर्विसेज में जाएंगे सेलेक्ट होने के बाद, तो आपका मैक्सिमम वास्ता तो इससे ही पढ़ना है, यस और नो। Okay, so this particular topic is connect with the geography as well as with the economy as well as with the policy making. भैया आप सुनते हैं किसानों की आय दुगुनी करनी, कैसे करेंगे किसानों की आय दुगुनी, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, उसको हम सपोर्ट करेंगे, कैसा, खास तरह के बीज दे करके, अच्छी टेक्नोलॉजी दे करके, अच्छी मंडियां दे करके। दूसरा, इंडस्ट्रीज दे करके, उसको ट्रांसपोर्ट दे करके, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवस्था करके, ओके। So all these things are covered under the economic geography. The next portion is the social and cultural geography. As I told कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व एज अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, कल्चर्स होते हैं, दे ऑल आर काउंट अंडर दिस। तो क्या क्या पढ़ना होगा इसमें, नंबर वन, हाउ ह्यूमन इवॉल्व्ड। आपने सुना होगा हमारे पूर्वज कौन हुआ करते थे, अभी हम कैसे ही हैं। हमें होमो होमोसेपियंस क्यों कहा जाता है, इट मीन्स देयर आर मेनी वर्जन्स। 2G 3G 4G 5G पढ़ते हैं हम लोग, तो ऐसे ही हम भी भाई, हम भी होमोसेपियंस जी हैं अभी ह्यूमंस की। इससे पहले बहुत सारे और भी हमारे वर्जन हो चुके हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। हम कौन सी जनरेशन है ना, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से द नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से डायनामिक्स जुड़े हुए हैं, वी हैव टू रीड दैट, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ, अभी इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वाई, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन सरप्लस है। सरप्लस क्या है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसको हम यूथ पॉपुलेशन कहते हैं। यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज की इकोनॉमी क्यों स्टैग्नेंट हो गई है या अब क्यों पीछे जाने लग गई है, उसका बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पर ये पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है जो अब इनकम जनरेट करती हो। डिपेंडेबल पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिटायर्ड लोग बढ़ गई हैं, उन पर खर्चा अधिक करना पड़ रहा है। घर में अगर 4 लोग हैं, उसमें 2 3 कमाने वाले हैं,
तो अर्निंग ज्यादा होगी। पता लग गया घर में एक कमाने वाला शेष 3 उसके ऊपर डिपेंड है, 4 उस पर डिपेंड है। अब चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग आदमी हो, उनके खर्चे ज्यादा होंगे। आपको उनके मेडिसिन का केयर करना पड़ेगा, आपको उनके संभाल के लिए 10 तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। वो अर्निंग नहीं कर रही हैं, वो हेल्थ वाइज क्या है, कंपैरेटिवली वीक है, तो वो एक तरीके से अर्निंग या एसेट नहीं रह गया है। तो ये पॉपुलेशन डायनामिक्स है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहीं पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, इसको हमको पढ़ना होगा। व्हाट आर द रीजंस, दिल्ली जैसे छोटा शहर, मुट्ठी भर का शहर है, यहाँ पर 3 करोड़ लोग रहते हैं। क्यों क्यों मेट्रोपॉलिटन के अंदर पॉपुलेशन खिंची चली आ रही, लोग माइग्रेट कर रहे हैं? तो सर्टेन रीजंस होंगे ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का। क्यों गांव खाली होते चले जा रहे हैं? गांव के अंदर आज के टाइम में आप जाएंगे तो कौन दिखाई देगा, या तो बुजुर्ग या महिलाएं। ओके, सो दिस इज द पैटर्न। एंड द लास्ट वन इज सेटलमेंट, हैबिटेट, आवास। देन द सेकंड थिंग इज, और द सेकंड यूनिट जो मैंने अब तक आपको बताया, अब हमको उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में। वो हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन इंडिया। सो दिस इज नॉन एज द इंडियन ज्योग्राफी। ओके, तो सबसे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट इसके अंदर चैप्टर्स होंगे, नंबर 1 फिजियोग्राफिक फ्रेमवर्क, यानी कि इंडिया का ओवरऑल फिजियोग्राफी कैसी है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर डेजर्ट्स हैं। ठीक है, इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। एज यू कैन सी हियर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो 5 डिवीजन होते हैं कौन कौन से, तो हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल, एंड द लास्ट वन इज आइलैंड्स। देन द सेकंड थिंग इज द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नॉन एज द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन कौन से तरह की रिवर्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ओके, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, वो कौन सा है, दैट इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंतर्गत अंडर दिस टॉपिक देयर आर 3, वन इज इंडस रिवर, सेकंड इज गंगा, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र। देन वी हैव टू गोइंग विद द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। नाउ व्हाट इज द पेनिनसुला, एज यू ऑल नो, any land mass that is covered or surrounded by the water from 3 sides is known as peninsula। 3 तरफ से पानी। तो आप जो सदर्न इंडिया देखेंगे उसमें क्या पाएंगे, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इधर भी इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट अरेबियन सी, या जिसको सिंधु सागर भी कहते हैं, एंड हियर वी फाउंड बे ऑफ बंगाल। तो जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली नदियां जो हैं, प्रायद्वीप में बहने वाली नदियां हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो 2 तरह की नदियां यहाँ पर हैं। कौन कौन से तरह की नदियां हैं, सो वी फाउंड वन, द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट और टुवर्ड्स द अरेबियन सी। सेकेंड वन इज रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये हमारे 2 टॉपिक हो गए। ओके, थर्ड चैप्टर इन द इंडियन ज्योग्राफी जो हमको पढ़ना होगा वो क्या होगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एज आई टोल्ड कि ये एग्जीक्यूशन है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो पहले हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, ओवरऑल क्लाइमेट क्या होता है, फैक्टर्स क्या है। अब हम उसको इंडियन रेफरेंस में पढ़ेंगे कि इंडियन क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन उसको इफेक्ट करते हैं। मॉनसून जो हम लोग सुनते हैं वो क्या है, कैसे एक मॉनसून काम करता है। अक्सर खबरें सुनते हैं कि इस साल बारिश कम होगी या इस साल बारिश ज्यादा होगी। तो अल नीनो और ला नीना करके 2 कॉन्सेप्ट हैं जो इन चीजों को इफेक्ट करती हैं, वो क्या है उसको हमको समझना होगा। देन सीजनल रिदमिक ऑफ क्लाइमेट, यानी कि लंबे टाइम तक क्लाइमेट को स्टडी करते हुए हमने उसको लेकर के अपनी एक समझ डेवलप कर ली है। वो समझ क्या है, कैसे हम प्री अज्यूम कर लेते हैं चीजों को कि भाई इस साल बारिश कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, तो उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन इस सब का क्लाइमेट और मॉनसून का ही इम्पैक्ट होता है। क्लाइमेट और मॉनसून, मॉनसून अगर बहुत अच्छा आएगा तो क्या होगा, खूब बारिश होगी। उसको मैनेज हमने नहीं किया तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बारिश कम हुई है तो भी चैलेंज हो गया, अगर हमने तब भी वाटर को मैनेज नहीं किया तो क्या आ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, in future when you are going in the when you entered in the services, so one of the most important challenge वो क्या है,
भाई सबको आप साफ पानी पिला सके, किसानों को सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल करवा सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होगा आपके सर्विसेज का. सो वी हैव टू रीड दैट. द नेक्स्ट इज सॉइल्स एंड वेजिटेशन. इंडियन ज्योग्राफी के हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सॉइल वेजिटेशन का. पीछे भी हमने किया था ये वर्ल्ड के रेफरेंस में नेचुरल वेजिटेशन किया था हमने. यहाँ पर हम इंडिया के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि इंडिया में किस किस तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं. क्या सॉइल्स को भी खतरा है? जैसे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है. इसीलिए वी यूज द वर्ड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल तुरंत नहीं बनती, एक प्रॉपर सॉइल प्रोफाइल डेवलप होने में अराउंड 400 ईयर्स लगते हैं, 400 साल लगते हैं. और हमने एक फावड़ा मारा एंड द होल थिंग इज वैनिश्ड. ओके, सो उसको भी कंजर्व करना पड़ेगा. देन नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन द इंडिया. कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं. उसी के अंदर एक स्पेशल तरह का फॉरेस्ट होता है जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, जो नॉर्मली डेल्टा रीजन में, एस्चुरी रीजन में, कोस्टल रीजन के अंदर पाया जाता है, वेटलैंड्स के अंदर पाया जाता है. उसका अपना इकोसिस्टम होता है. और इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हो जाता है कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जो हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के अंदर बाद में. नेचुरल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड वेरियस अदर थिंग्स. ओके, सो दिस इज द चैप्टर्स ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी. इसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा. फिर जो इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला फिजिकल पोर्शन हो गया, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है दैट इज इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी. तो क्या क्या है इसमें? तो ऑब्वियसली बात है, नंबर 1 द पॉपुलेशन. भाई दुनिया के अब हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हो गए, तो पॉपुलेशन अपने आप में चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और नहीं मैनेज किया तो डेंजर भी हो जाता है. ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ट्रेंड, डेमोग्राफी ट्रांजिशन, सेंसस, सेक्स रेशियो, एज कॉम्पोजिशन, लिटरेसी रेट, ह्यूमन कैपिटल जिसको ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं. पॉपुलेशन सब जगह है, वो ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, क्या कारण है कि गवर्नमेंट स्किल्स के पीछे पड़ी हुई है, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है स्किल्स के लिए, है ना. तो कुछ तो फैक्टर होगा. एंड हेल्थ इंडिकेटर्स. पॉपुलेशन में अगर ये इन सब चीजों की समझ है, इसको लेकर के पॉलिसी मेकर्स अवेयर हैं, उसको लेकर के पॉलिसीज बना रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को अवेयर कर पा रहे हैं, तो इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा खर्चा जो मेडिकल एक्सपेंस के रूप में होता है वो बच सकता है. अगर हमने पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छी क्वांटिटी में स्टैब्लिश कर लिए, तो आम जनता को बड़ी बीमारी होने से पहले ही क्योर किया जा सकता है, अगर बेसिक अवेयरनेस हम लोगों ने दे ली. इसीलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, आपने देखा होगा, वेरियस बॉडीज, डेंगू का सीजन आएगा तो क्या करेंगे, डेंगू अवेयरनेस पोस्टर्स लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस पोस्टर पर जो खर्चा हो रहा है वो उससे बहुत कम है जब आदमी को डेंगू हो जाएगा उसके बाद जो खर्चा होगा. उसके लिए बेड्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, और टूल्स चाहिए, इलाज करने वाले डॉक्टर चाहिए, नर्सिस चाहिए. ये सब बच सकता है कैसे, केवल अवेयरनेस से, कि भाई डेंगू हो ही ना, इस पे काम करो. ओके, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. देन द नेक्स्ट थिंग इज सेटलमेंट ज्योग्राफी, या इसको हम हैबिटेट भी कह सकते हैं. जो हमने वर्ल्ड में हैबिटेट पढ़ा था वहां पर इसको हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी नाम दे दिया है. कि क्या कारण है कि पॉपुलेशन कुछ रूरल में रहती है, कुछ टायर 2, टायर 3, टायर 1 सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, और चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे जैसे कुछ सेंटर्स भी डेवलप हो गए हैं. तो कुछ तो फैक्टर्स होगा, इन फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे. फिर अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी मिशन हम लोगों ने सुना, गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्मार्ट सिटी मिशन चलाया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हजारों करोड़ का बजट दिया. क्यों? सस्टेनेबल सिटीज की बात आनी शुरू हो गई है. क्यों? ओके, तो वो सब हमारा यहाँ पर कवर होगा कि कैसे कैसे हमारे देश में शहर बढ़ रहे हैं और वो एक प्रॉपर फॉर्म में बढ़े. उसमें फिर एक टॉपिक आता है अर्बन एंग्लोमेरेशंस या कॉन्ग्लोमेरेशंस, भी एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. दिल्ली डेवलप हुआ, दिल्ली पर बहुत प्रेशर आया, तो दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में नोएडा डेवलप कर दिया गया, गुड़गांव डेवलप कर दिया गया, सोनीपत डेवलप कर दिया गया. मुंबई डेवलप हुआ, बहुत प्रेशर आया, तो अड़ोस पड़ोस में फिर नवी मुंबई डेवलप कर दी गई.
क्या कारण है कि डेवलप करना पड़ा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उस सबको यहाँ पर हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे, शहरों के बारे में पढ़ेंगे, शहरों की समस्याएं ईटीसी क्या है। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक। हमने कहा ना जैसे वहां पढ़ा है वैसे यहाँ पढ़ रहे हैं इंडिया के रेफरेंस में। तो यहाँ पर भी लैंड और रिसोर्सिज, कैसे कैसे जमीनें हमारे पास कैसे कैसे खराब हो रही है, उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड पूल कम होता जा रहा है, हमारे पास जगह ही नहीं बच रही है। ठीक है, तो जो लैंड है उसको ही मैनेज करना पड़ेगा। देन मिनरल रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं, चाहे वो मेटालिक मिनरल्स हो, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज में, हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, इस सब की बात की जाएगी। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि जिनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स यानी कि जो ओवरऑल अर्थ पर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो डिफेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में चिप्स बनाने के लिए चाहिए, जो चिप्स हमारे मोबाइल में, रिमोट में, किसी भी चीज जो भी वायरलेस चल रही है उसके अंदर कोई ना कोई चिप होती है। ओके, तो उसके लिए जो एलिमेंट चाहिए अगर वो हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे काम चलाएंगे। गाड़ियां बनी फैक्ट्री के अंदर खड़ी हुई है, चूंकि चिप नहीं है उसके अंदर तो सेंसर्स काम नहीं करेंगे उसके, ऑटोमेटिक लॉक काम नहीं करेगा उसका। उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर मिनरल्स चाहिए होते हैं। वो सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कवर होगा, कुछ दुनिया में कुछ इंडिया के रेफरेंस में। ओके। देन एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि अल्टीमेटली सारी पॉपुलेशन को, सारी इंडस्ट्रीज को, शहरों को, गांवों को रन करने के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी, फ्यूल। लाख गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर उनको चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है, घरों को रन करने के लिए, फैक्ट्री के लिए एनर्जी नहीं है, सब बेकार है। तो एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन से एनर्जी के सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल, रिन्यू एनर्जी, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, और जो तरह तरह की बननी शुरू हो गई है, विंड पावर, सोलर, ईटीसी। तो इस सबको हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। ओके। एनर्जी की इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए, वेनेजुएला पर अटैक हो गया भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। चलिए, देन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी जो इंडिया का है, तो उसमें फिर कैसे कैसे, क्योंकि आप लोग सुनते थे एक समय तक कि इंडिया कृषि प्रधान, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हालांकि बहुत बड़ा झूठ है। इंडिया कभी कृषि प्रधान देश नहीं रहा। 18th सेंचुरी तक इंडिया वाज अ कंट्री विद एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज, लेकिन आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बना दिया गया, जिसका नुकसान अब तक भोग रहे हैं हम लोग। ओके, तो एग्रीकल्चर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन सा है, सीजन्स कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है, उस सब की बात की जाएगी। फिर रिफॉर्म्स की बात एग्रीकल्चर में, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन ईटीसी देखा है, और कौन कौन सी ऐसे पॉलिसीज हैं जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। ई नैम, ई मंडी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सॉइल टेस्टिंग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। ड्रोन से जगहों, जो कई जगहों पर क्या हो रहा है कि खेत में खाद डाली जा रही है, ये सब चीजें क्या हैं, है ना, इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देन और एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, यानी कि जो लाइक वाइज एग्रीकल्चर हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में ही आती हैं, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी का काम करना, फिशिंग, फिशरीज जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, देन द हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्रूट्स, द फ्लावर्स, द वेजिटेबल्स, ये सब चीजें और ऐसी हैं बहुत कुछ जो एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज है। अगर उस पर भी गवर्नमेंट फोकस करती है तब भी गवर्नमेंट को और पॉपुलेशन को बहुत बेनिफिट हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल की मैं बात करूं, अमूल का नाम आप सबने सुना होगा, क्या करता है, दूध बेचता है, सबसे बड़ी हमने वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी खड़ी कर दी। ओके, देन फाइनली इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे, अलग अलग डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैं, 8 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जो इकोनॉमी को रन करती हैं, और प्रमुख इलाके कौन से हैं इसको डेवलप करने के लिए, कौन कौन सा हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। आप लोगों ने एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, तो रेल, रोड, वाटर, एयर, पाइपलाइन, इन सबको हमको पढ़ना होगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, सब कुछ चलाने के लिए हमको ये सब चाहिए, तो ये क्या क्या नए एयरपोर्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, सरकार का फोकस क्यों है लगातार एयरपोर्ट्स को डेवलप करने पर, और तमाम तरह के जो
ग्रीन एक्सप्रेसवे टर्म सुना होगा, वो सबको पढ़ेंगे। एंड फाइनली सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर बिलोंग्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स, जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब जगह सुनाई देगा आपको। एनर्जी ट्रांजिशन, किस तरीके से गांवों के अंदर नॉर्मल लालटेन से बढ़ते बढ़ते हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब पर आ गए हैं, और फिर उसके बाद भी सोलर बल्ब पर आ गए हैं, तो इस सब की बात की जाएगी। देन एग्रीकल्चरल एंड मार्केट रिफॉर्म्स, न्यू एग्रीकल्चरल लॉ, फार्म लॉ, ईटीसी, एंड इंडस्ट्रियल लेबर रिफॉर्म्स। अभी 3 रिफॉर्म हुए हैं, जो नए लेबर रिफॉर्म्स बने हैं, इंडस्ट्री के नए लॉ बने हैं, क्यों बनाने पड़े, क्या बैकग्राउंड था, क्या है वो लॉ, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स जो करंट से जुड़ी हुई है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमको लास्ट में कंक्लूड करना होगा या पैरेलली भी करेंगे, दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैपिंग। कि ये हमने ओवरऑल ज्योग्राफी को समझा है, लेकिन दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, हमारे दिमाग में ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते वो बस जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में ये ओशियन है, ये सी है, ये गल्फ है, इसके अंदर ये कंट्रीज हैं। किसी ने आपको बोला लैटिन अमेरिका, तो तुरंत हमको समझ में आना चाहिए लैटिन अमेरिका यानी कि दुनिया में किस कोने की बात की जा रही है। किसी ने हमको बोला पापुआ न्यू गिनी कंट्री, किधर की बात की जा रही है, हमको पता होना चाहिए। अभी किसी ने बोला कोलंबिया के अंदर वॉर हो रहा है, हमको पता होना चाहिए कहाँ की बात की जा रही है, कोलंबिया है कहाँ पर। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैपिंग। तो 7 कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे, उनके अड़ोस पड़ोस में क्या है, उन कॉन्टिनेंट पे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, वेरियस अदर थिंग्स, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल सिलेबस दैट आई एम जस्ट डिस्कस विद यू।